तो पिछली क्लास में हम लोगों ने AR ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बातचीत की। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं ओरिएंटेशन वाले टॉपिक को लेकर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग डाल देते हैं टॉपिक की। सबसे पहले तो ओरिएंटेशन इन ARSE। अब AR क्या होता है, S क्या होता है, E क्या होता है, ये तुम्हें पता है। फिर भी एक बार मैं चीज़ों को रिकॉल करवा देती हूँ। AR मतलब एरोमेटिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक। ये कहानी है आप लोगों की। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ओरिएंटेशन, ये क्या है, मतलब समझ नहीं आया कुछ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्लोली इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक की तब तक बहुत ज़्यादा मदद पड़ती है जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना ऑर्गेनिक में, इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, वो भी स्पेशली जब बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चन आ जाए, तब इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा नीड है। क्या है ये टॉपिक, मैं एग्जांपल्स के वाया चीज़ों को बताऊंगी। एग्जांपल्स के वाया आप इस चीज़ को समझेंगे और फिर अपन इसके कुछ रूल्स बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मतलब हो सकता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई तो एक ग्रुप लगा है। फिलहाल मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड वालों की बातचीत कर रही हूँ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड के आजू बाजू की जो जगह होती है, दीज आर नोन एज ऑर्थो। उन ऑर्थो के आजू बाजू की जो जगहें होती हैं, दैट आर नोन एज मेटा, और जो एक उससे 180 के पोजीशन पर होता है, दिस इज नोन एज पैरा, ठीक है। मान लेते हैं कल को किसी ने रिंग को इस तरीके से बनाया कि मान के चलो यहाँ पर रिंग है और उसने ग्रुप G यहाँ दे दिया, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे अभी हमारा ग्रुप G तो मेटा पोजीशन पे। अरे G ग्रुप की कोई पोजीशन नहीं होती, G जहाँ पर है वो ही 1 नंबर है, ठीक है। G के आजू बाजू वाली पोजीशंस विल बी नोन एज ऑर्थो, उन ऑर्थो के आजू बाजू वाली विल बी नोन एज मेटा, और मेटा के सामने वाली विल बी नोन एज आप लोगों की पैरा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि जी को थोड़ा अलग जगह लगा दिया तो फिर मैडम अब ऑर्थो बदल जाएगा, पैरा बदल जाएगा, नहीं। सिंपल लॉजिक, जी के आजू बाजू वाले लोग जो है ऑर्थो के आजू बाजू वाले लोग विल बी नोन एज मेटा, और मेटा के और आजू में एक और नो होता है, वो दैट इज नोन एज पैरा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मान के चलते हैं आपके पास एक बेंजीन रिंग है। अब मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है कि बेंजीन रिंग के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा दो, एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन देकर वो उसको और रिच बना रहा है ना। आप क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, किसके पास, बेंजीन रिंग के पास। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है +I करने वाले, या फिर मान लेते हैं +R वाले, जो इस टाइप के होते हैं ना, इनको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले लोग आपके कहते हैं। खैर, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू करे, हो सकता है लोन पेयर्स के वाया यानी कि रेजोनेंस के वाया करे, है ना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इस ग्रुप G के पास ये लोन पेयर बना दिया। अब ये ग्रुप G क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये डोनेट करता है। जब ये आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और जैसा कि तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। खैर ठीक है, एक काम कर लेते हैं, बेंजीन रिंग को एक बनाकर थोक के भाव में इस्तेमाल करेंगे, तो 50 ठोक बेंजीन रिंग बार बार तुमको बनानी पड़ जाएगी। खैर चलो जान दो, पहले बना लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप लोगों का डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि जी ने अपना लोन पेयर यूज़ किया, तो इसकी वजह से जी पे क्या आ जाना है, पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। खैर अब आगे आप और भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लो, और भी बहुत सारे,
ठीक है। तो जब आप इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो बोलो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट करेंगे, यही होगा। हाँ, उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जो नेक्स्ट दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर जी के ऊपर ये पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज, ये वैसे का वैसे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर, जिसकी वजह से ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे, बराबर। अच्छा, तो ये बताओ ये चीज़ कैसी दिखेगी, आप लोगों के पास ये रिंग आ गई, रिंग में ये ऊपर में डबल बॉन्ड जी और जी के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे इधर, अच्छा एक इधर पे और यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों का निगेटिव चार्ज, ये ऐसे में निगेटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाइए, ये वापस से पाई बॉन्ड चाहेगा ताकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाए और ये चीज़ वापस से जी पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वापस मैं उसको एरोमेटिसिटी रीगेन करवा दी। अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैम फर्स्ट क्लास में आपने कहा था कि एच लूज होता है। हाँ भाई, जब मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराती हूँ, मैंने अभी तुम देखो ना यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया है क्या, नहीं करवाया ना, तो मैं नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, नॉर्मल है ना। यहाँ तो कुछ जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही नहीं हुआ है तो हाइड्रोजन फाइड्रोजन कहाँ जाएंगे फिर, तो ये चीज़ आपकी इस फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इस फॉर्म में ये चीज़ आपकी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो ये आपने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाए, क्या नीड थी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बनाने के बाद हम कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। की पॉइंट नंबर 1, आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज बोलो क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है, ठीक है। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो बेसिकली घूम रहा है, बराबर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वो नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशंस पर घूम रहा है, तो तुम क्या जवाब दोगे, नहीं मैडम पूरी तो बेंजीन रिंग पे घूम रहा है, नहीं आप ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे वो घूम रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 के ऑर्थो पोजीशन पर आप लोगों को निगेटिव चार्ज दिखा, बिल्कुल। जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाया तो उसकी पैरा पोजीशन पे आपको निगेटिव चार्ज दिखा। जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 बनाया तब आपको अगेन वो निगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखा, फिर से एक और ऑर्थो पोजीशन पे दिखा। इसीलिए मैंने ये वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि ऑर्थो पैरा हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। इसका मतलब निगेटिव चार्ज घूम तो रहा है लेकिन ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, इन 2 ऑर्थो पोजिशंस, 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजिशन, एक ऑर्थो और एक आप लोगों की पैरा पोजिशन पे ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना। आउट ऑफ ऑल 5 पोजिशंस, 5 वर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक में तो ग्रुप जी लग गया ना, तो 6 पोजीशन के बाद एक ही पोजीशन ऑक्यूपाइड है, उनमें से बची कितनी, 5। तो उन 5 पोजीशंस में क्या है आप लोगों के नेगेटिव चार्ज मौजूद है क्या, नहीं, 5 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है, मात्र 2 पोजीशन पे और आपके एक पैरा पोजीशन पे, यानी कि ओवरऑल टोटल 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है आउट ऑफ टोटल 2। और दूसरी चीज़, कभी भी निगेटिव चार्ज, ठीक है, इज नॉट ऑन मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज देखो एक बार भी नहीं आया। ज़रूरी नहीं है मैं ग्रुप जी लूँ, जी के बदले आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं, OH देता है, O निगेटिव देता है ना, NH निगेटिव देता है, अमोनिया देता है, या फिर उसके डेरिवेटिव्स दे देते हैं, बराबर। कोई भी स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वाया रेजोनेंस, उस केस में हमेशा जो निगेटिव चार्ज घूमेगा रिंग के ऊपर रेजोनेंस के वाया, वो हमेशा 2 ऑर्थो पोजिशंस पे घूमेगा और एक पैरा पोजिशन पे, कभी भी मेटा पोजिशन पे वो नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को देखकर क्या मैं ये ऐसा कह सकती हूँ कि पहली बात तो टोटल 5 पोजिशंस थी और उन आउट ऑफ 5 पोजिशंस, ठीक है, आउट ऑफ 5 पोजिशंस आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज 3 ही पोजिशंस में पहुंच पाया, है ना, निगेटिव चार्ज से 3 ही पोजिशन तक पहुंच पाया।
तो अगर ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल को मौका दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप जी के पास, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, इस तरीके की बेंजीन रिंग थी, उस पर ये ग्रुप जी था, ग्रुप जी को मौका दिया जाए इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरैक्ट करने का, तो जैसे कि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है और दुनिया में जिसको जिस चीज़ की कमी होती है उसको वही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते किसी के पास बहुत पैसा है और मान लेते लेट्स से अगर उसके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा क्या बोलेगा, हे भगवान मेरे पास इतना पैसा है फिर भी देखो मैं बीमार रहता हूँ, काश मैं स्वस्थ रहता। और जो मान लेते हैं परफेक्टली फाइन है, हेल्दी है, वो क्या बोलेगा कि काश भगवान मेरे पास इतना पैसा होता ताकि मैं रिच लाइफस्टाइल लेट्स से अफोर्ड कर पाता, या जो भी उसकी ख्वाहिशें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको जिस चीज़ की कमी होती है उसको वही चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सो दे वांट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो उनको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, उन्हें कहाँ कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, बात इस पर आती है। तो ग्रुप जी की जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन तो ब्लॉक है, इतना तो मानते हो क्योंकि वहाँ पे ग्रुप जी ऑलरेडी लग चुका है। ग्रुप जी कभी भी इलेक्ट्रोफाइल उस ग्रुप जी को नहीं हटाएगा। हमने फर्स्ट डे जब ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया था ARSE, मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको समझाई थी। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ग्रुप जी जो रहता है या जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हाइड्रोजन को हटाता है, वहाँ पे जो पहले से ग्रुप जी मौजूद है उसको नहीं हटाएगा। तो उसके पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से मैं लिखती जाती हूँ। O1 लिख रही हूँ, ऑप्शन नंबर 1 कि ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को हटा ले, है ना। ऑप्शन नंबर 2 मेटा वाले हाइड्रोजन्स को हटा ले, और ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा ले। ये 3 ऑप्शंस उसके पास ओवरऑल होते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैडम 5 होंगे, भाई 5 क्यों होंगे, दोनों ऑर्थो सेम ही तो हैं, दोनों मेटा सेम ही तो हैं, इक्विवेलेंट ही है ना ऊपर, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड तो है नहीं। तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम खुद एक इलेक्ट्रोफाइल होते, इमेजिन करिए इलेक्ट्रॉन आपको मान लेते बहुत भूख लगी, बहुत ज़्यादा आपको खाना चाहिए, ठीक है, तो मान के चलते हैं 2 ऑप्शंस हैं। एक ऐसे रेस्टोरेंट में घुसो जहाँ पे फ्री में आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा, या फिर एक ऐसे रेस्टोरेंट में घुसो जहाँ पे आपको फ्री में से 2 रोटियाँ मिलेंगी। तो ऑब्वियस है कि तुम कहाँ जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत सारा वैरायटी और बुफे लगा हुआ रहेगा वहीं जाओगे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये भी इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब वो देखता है कि रिंग के पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं कहाँ कहाँ अटैक कर सकता हूँ, तो वो ये देखता है कि मेरे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ है अटैक करने की, बट वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 को ही पिक करता है। कैसे, कौन सी होती हैं वो 2? ग्रुप नंबर जी के रिस्पेक्ट में जो एक ऑर्थो है वो खुद को वहाँ लगा लेता है। अच्छा अभी देखो दोनों ऑर्थो सेम है, राइट वाला ऑर्थो लेफ्ट वाला ऑर्थो सेम है। मैंने राइट साइड लगाया है क्योंकि मैं राइट ही हूँ और मुझे राइट साइड ग्रुप्स लगाना अच्छा लगता है। अगर किसी को लेफ्ट साइड लगाना अच्छा लगता है तो लेफ्ट साइड लगा ले, इट डजेंट मैटर। या फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताए क्या होता है कि वो उस ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजिशन है एक बार वो खुद को वहाँ जाके अटैच कर ले, बट वो खुद को मेटा पोजिशन पे अटैच नहीं करता। वो खुद को मेटा पोजिशन पे अटैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब ऑर्थो पे किया है, जब पैरा पे किया है, तो मेटा पे भी तो करना चाहिए। भेदभाव क्यों क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑर्थो पैरा और मेटा के बीच में? तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं मिला, कोई भी यहाँ पे आपको क्या नहीं मिला, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं मिला। क्यों मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं मिला, इसके रीज़न को हमें जानना है कि क्यों नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर भूख लगी है, 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट आपको फ्री में लेट से सब कुछ जो आप चाहो वो खाने के लिए जितना चाहो उतना ऑफर दे रहा है, और दूसरा एक ऐसा है जो आपको मात्र 2 रोटी देगा वो भी सूखी। तो आप क्या करोगे? कॉमन सेंस है, जहाँ आपको ज़्यादा बेटर डील मिल रही है आप वहाँ जाओगे। मान के चलते हैं एक बहुत ही जैसे लेट से जोमेटो एक स्विगी है ना, जोमेटो से आपने ऑर्डर किया एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से एक पर्टिकुलर खाना, और आपको मान लेते हैं वहाँ 60% ऑफ मिल रहा है। खैर जोमेटो में इतना नहीं मिलता है, 10% लेट से मिल रहा है, स्विगी में मान लेते हैं 60% मिल रहा है। तो जो स्विगी को चूज़ करोगे कि जोमेटो को चूज़ करोगे? ऑब्वियसली स्विगी को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट है, आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये लालच समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी लालची है। वो क्या चाहता है? वो वहाँ जाना चाहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो।
जब तक वो ग्रुप जी नहीं लगा था ना, जब तक वो ग्रुप जी नहीं लगा था, जब तक हम लोग नॉर्मल बेंजीन की बात कर रहे थे। नॉर्मल बेंजीन का मतलब समझते हो, जहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं होता है, उसके सारे कार्बन आप लोगों के क्या होते हैं, बिना ऑक्यूपाइड वाले होते हैं, मतलब अनऑक्यूपाइड होते हैं, इस टाइप का। तो यहाँ पे टोटल 6 पोजीशंस होती है। ये देखो, ये टोटल 6 पोजीशंस है। ये सारी की सारी 6 पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं। यहाँ पे कोई ऑर्थो, पैरा, मेटा, ठीक है, जैसी कोई झंझट नहीं होती। यहाँ पे 6 की 6 पोजीशंस कैसी होती हैं, इक्विवेलेंट। बट अगर आपने एक भी ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर तो पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं होती है ना। और हमने अभी ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि 2 ऑर्थो पोजीशन और 1 ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है का क्या मतलब होता है, निगेटिव चार्ज है का मतलब होता है दोज 2 ऑर्थो पोजीशन एंड 1 पैरा पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रोफाइल को अगर ऐसी कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज मिलेगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, खुद को वहां पर अटैच करवाएगा। और मेटा पे क्योंकि किसी भी प्रकार का, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, इज नॉट ऑन मेटा। अब निगेटिव चार्ज आपके मेटा पे है ही नहीं, मतलब मेटा पोजीशन के पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा हाँ काय को जाना मेटा के पास, छोड़ो। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपको अच्छा डिस्काउंट दे रही है और मान लेते हैं कोई दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट आपको डिस्काउंट नहीं दे रही है, तो तुम क्या करोगे, जो नहीं दे रही है उसके पास जाओगे क्या, नहीं, आप उसके पास जाओगे जहां पर आपको बेटर डील्स मिल रही हैं। तो ये भी उसी तरीके की बातचीत है, खत्म कहानी हम लोगों की, ठीक है। इसीलिए व्हेनेवर वी डू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में अगर इन ARSE जब भी हम लोगों के पास आपके बेंजीन रिंग से C6H5 से, अच्छा जो C6H5 नहीं बोलते हैं, PH से, बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, उसकी ऑर्थो और उसकी जो पैरा पोजीशंस होती हैं उनको बहुत ही क्या बना देता है, रिच बना देता है। इसीलिए जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आता है वो न्यू इलेक्ट्रोफाइल खुद को कहाँ पे अटैच करवाता है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, खुद को वो वहाँ पे अटैच करवाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ARSE वाले रिएक्शन में, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में गिवरिजन्स के फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे कि बताइए ये पर्टिकुलर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये पर्टिकुलर चीज़ मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, इस तरीके का, इसमें ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट क्यों है, यहाँ पे मेटा क्यों नहीं है, यहाँ पे या फिर मेटा माइनर क्यों है, इस तरीके के सवाल। तो वहाँ पे ग्रुप जी कुछ भी हो सकता है, वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ रहे हो तो COH वाला ग्रुप होगा, अमाइंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो NH2 वाला ग्रुप होगा, हेलोजेंस का चैप्टर पढ़ रहे हो तो फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप्स होंगे, अल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो अल्डिहाइड या कीटोन होगा। वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। लेकिन जिस भी चैप्टर में अगर आपको ये दिख जाए कि अरे ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और हम किसको ला रहे हैं, अटैक किसका करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का, हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आप लोगों के कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि वो रिच पोजीशन चाहता है। अब एक बार ना अपना शैतानी खोपड़ी उल्टी चला के देखो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के बजाय न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता तो इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करो। वैसे ही हमारे ये इस टॉपिक का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि मान लेते हैं अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहे होते तो न्यूक्लियोफाइल बताओ खुद को कहाँ अटैच करवाता, क्या तब भी वो न्यूक्लियोफाइल खुद को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच करवाता, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले से रिच है, उसको रिच पोजीशन नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद को डेफिशिएंट पोजीशन पे करवाएगा। तो बताइए अभी ऊपर के केस में डेफिशिएंट आप किसको कहोगे, अगर ऑर्थो पैरा को रिच कह रहे हो तो ऑब्वियस है कि मेटा डेफिशिएंट है, तो इसलिए मैं आपका कहाँ पे अटैच होगा, वो खुद को मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। तो इसीलिए ऐसा रट्टा मार लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये गलत है। कौन आ रहा है भाई उसको वो भी मायने रखता है। हाँ, ये याद रखना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केस के चक्कर में
ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आता। फिर आप डिसाइड करो कि ला इलेक्ट्रोफाइल को रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल को रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कशन किया किसको लेकर, अगर बेंजीन रिंग के पास कोई एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन उसको देने में इंटरेस्टेड है, दे आर वेरियस ग्रुप्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड होते हैं। बट मान के चलते हैं, अगर मान लेते हैं आप लोगों ने बेंजीन रिंग के पास एक ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने में इंटरेस्टेड है। जैसे मैं बहुत ही फेमस स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करती हूँ, NO2। सब लोग इस शैतान NO2 को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा है, ये क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। देखो ऊपर के केस में क्या हुआ, उस ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर्स थे उसने वो लोन पेयर्स बेंजीन को दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे वापस खींचे जाएंगे, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली NO2 के पास है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सोचो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो आप लोगों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। ये जो दूर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैसे के वैसी, ऊपर में डबल बॉन्ड आ जाना है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। प्लीज़ डोंट से कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने कैसे कर दिया। ठीक है, अगर मैंने वहाँ डबल बॉन्ड किया है तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जरूर टूट के ऑक्सीजन पे गया होगा, तभी तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, राइट, नाइट्रोजन इज नॉट पेंटावेलेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर बोलो क्या होगा, अब बेचारा जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन तुमने छीन लिया है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए बताओ क्या होगा, जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड होगा वो अपना डबल बॉन्ड आगे क्रिएट करवा लेगा। यानी कि इनडायरेक्टली पिछले वाले केस में हमने ये देखा कि रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, बट इस केस में हमने ये देखा कि अभी रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज के बदले कौन सा चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर प्लस आ जाएगा। फिर इस प्लस की कमी को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और इस पोजीशन पे बेचारे की प्लस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है, रिंग में क्या सर्कुलेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और तुम सब जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी को दर्शाता है, कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे क्या है, कमी है। वो पॉजिटिव चार्ज इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वापस से यहाँ, मतलब बेसिकली हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, हम हमारे ओरिजिनल फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि रिंग पे कौन सा चार्ज घुमा, रिंग पर आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज घुमा दिया। आपने रिंग पे कौन सा चार्ज घुमा दिया, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये देख के बताओ कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूमा। तो अगर मैं पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे है, भगवान। अच्छा, जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, पैरा पोजिशन पे है। और जब मैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात कर रही हूँ तब यही पॉजिटिव चार्ज फिर से कहाँ पे, ऑर्थो पोजिशन पे। यानी कि ग्रुप चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रखो या ग्रुप चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रखो, चाहे पॉजिटिव चार्ज घूमे या चाहे निगेटिव चार्ज घूमे, भाई घूमने जो भी चार्ज जहाँ भी घूमेगा, घूमेगा तो ऑर्थो पे ही और घूमेगा तो पैरा पे ही। पता नहीं कई लोग अजीब सा अपना खुद का घटिया सा लॉजिक बना लेते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में निगेटिव चार्ज ना ऑर्थो पैरा पे आ रहा था तो जरूर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में उल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नहीं याद रखना, चाहे पॉजिटिव घुमाओ या चाहे निगेटिव घुमाओ, आपका जो चार्ज है, ठीक है, वो ऑर्थो पे ही आएगा और पैरा पे ही आएगा। डोनेटिंग के केस में निगेटिव घूमता है, विड्रॉइंग के केस में पॉजिटिव घूमता है, खत्म बात। तो ऐसे में हम लोगों ने अभी यहाँ से की पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या बनाए। सबसे पहला कंक्लूजन कि पॉजिटिव चार्ज रिंग पर डीलोकलाइज्ड है। पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है।
इसका मतलब 2 ऑर्थो पोजिशंस एंड आपकी एक पैरा पोजिशन, बोलिए क्या है, आपकी 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, अब खुद कॉमन सेंस लगाकर सोचो, कॉमन सेंस, नो केमिस्ट्री, कॉमन सेंस, कि ऐसे में अब अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने की वजह से बोलो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा, बराबर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने की वजह से पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा, बराबर। अच्छा, कहाँ पे सर्कुलेट होगा, 2 ऑर्थो पे सर्कुलेट होगा और एक पैरा पे सर्कुलेट होगा, बराबर। अब मान के चलो कि आने को इंतजार में बैठा है न्यूक्लियोफाइल। वैसे तो हम चैप्टर इलेक्ट्रोफाइल का पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि मान लेते हैं बैठा हुआ है कौन, आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब मुझे बताओ कि अगर उस न्यूक्लियोफाइल को मैं ऑप्शन दूं कि न्यूक्लियोफाइल तुम्हें अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा, मुझे डेफिशिएंट पे अटैक करना है। तो क्या इस बार आपके ऑर्थो या पैरा डेफिशिएंट है कि मेटा डेफिशिएंट है, इस बार मेटा कंपैरेटिवली रिच है, ठीक है। मेटा पे वैसे कोई इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं, बट फिर भी मैं मेटा को रिच कह रही हूँ। क्यों, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास भी 10 रुपए है, मेरे पास भी 10 रुपए, हम दोनों के पास इक्वल है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं रिच बन जाऊँ, तो रिच बनने के 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पास 12 रुपए हो जाए, या तो तुम्हारे पास 8 रुपए हो जाए, है ना। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 8 रुपए हो गए तो मैं तुम्हारे कंपेयर में मैं रिच होगी 10 के मेरे, लेकिन उस वक्त क्या मेरे पास और कुछ पैसा आया नहीं, मेरे पास 10 का 10 ही है, बट तुम्हारे पास कम हो गए, राइट। तो मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, बट स्टिल वी आर सेइंग कि मेटा रिच है। व्हाई मेटा इज रिच, क्योंकि मेटा के साथ जो उसके 2 पार्टनर्स थे, दैट इज आप लोगों का क्या नाम है, क्या नाम है उन दोनों का, ऑर्थो एंड पैरा। ये दोनों के दोनों ऑर्थो एंड पैरा, ये बेचारे क्या हो चुके हैं, ये डेफिशिएंट हो चुके हैं। इसीलिए ऑटोमेटिकली रिलेटिवली आप लोगों की जो रहती है क्या कहते हैं मेटा, ये रिच हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर कोई बोलेगा कि जा न्यूक्लियोफाइल तुझे अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद को कहाँ पे अटैक करवाएगा, डेफिशिएंट पे। तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि जा जाके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करो, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, रिच स्पीशीज। क्या अभी इस केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस क्या रिच है, नो, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर नॉट रिच। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल खुद का जो प्रोडक्ट बनवाएगा, वो प्रोडक्ट कहाँ पे बनवाएगा, मेटा पोजिशन पे बनवाएगा। कहाँ बनवाएगा वो खुद का प्रोडक्ट, मेटा पे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू रट्टाफिकेशन कि इसमें ये आया तो ये करेंगे, आया तो ये करेंगे। यूज कॉमन सेंस। जो चीज मैंने अभी तुमको समझाने की कोशिश की है, इसको खुद को समझाने की कोशिश करो। अगर इस टॉपिक को तुम खुद को समझा पाए, इट मीन्स कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर ये टॉपिक आप खुद को नहीं समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है। तो वापस से कोशिश करो, वापस से ट्राई करो। चलो, इसमें द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एक ही पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। बताओ वो पॉइंट क्या है, द ओनली वन पॉइंट, कि पीएच से जो ग्रुप होगा, वो ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो, या हो सकता है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो। अब चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कि चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही केसेस में जो चार्ज सर्कुलेट होगा, वो चार्ज कहाँ पे सर्कुलेट होने वाला है, आपकी 2 ऑर्थो पोजिशंस पे एंड आपकी एक पैरा पोजिशन पे, बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से फायदा ये होगा कि निगेटिव चार्ज सर्कुलेट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहे हो तो पॉजिटिव सर्कुलेट होगा। बस इतनी सी बात तुमको अपने दिमाग में रखनी है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम सीखेंगे आगे भी, अभी भी, बट ये तुम्हारी पूरा का पूरा लॉजिक है। बट ये जो बातचीत की गई ना, ये किसके केस में की गई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे अगर मात्र एक ही ग्रुप लगा है तो, ठीक है, बेंजीन पर अगर मान लेते एक ही ग्रुप लगा है तो, अगर मैडम 2-2 ग्रुप लग जाए, इमेजिन करिए 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर सोचिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो क्या ऐसे भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे कि दो दो ग्रुप वाले? बिल्कुल, दो दो ग्रुप वाले भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, दो ग्रुप वाले कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्या दो ग्रुप में भी ऑर्थो पे जाएगा, कि दो ग्रुप में भी मेटा पे जाएगा, कि दो ग्रुप में भी पैरा में जाएगा? तीन ग्रुप भी हो सकते हैं, चार ग्रुप भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी। बट द मोस्ट कॉमन इज मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड। जो सबसे कॉमन है ना वो यही है, या तो मोनो सब्सटीट्यूटेड होता है या तो डाई सब्सटीट्यूट होता है। इवन ट्राई सब्सटीट्यूटेड भी आपको बहुत ही रेयरली टैकल करना पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, मान के चलिए ये आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से लगा के रखा है मैंने NO2। मैं चाहती हूँ कि इस बेंजीन रिंग का मैं सल्फोनेशन करवाऊँ। अब तुम लोग आगे की क्लास में सीखोगे, यानी कि बेसिकली कल की क्लास में सीखोगे कि सल्फोनेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप अटैच करवाना, और सल्फोनेशन को करवाने के लिए कुछ रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, है ना, कुछ रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो क्या रिएजेंट्स है वो कल की क्लास से सीखना शुरू करेंगे। बट अभी अगर मान के चलते हैं, सल्फोनेशन का मतलब तुम्हें मैंने बता दिया है कि आपको SO3H ग्रुप को क्या करवाना है, अटैच करवाना है। द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कहाँ अटैच करवाएं उन पांचों पोजीशंस में से। NO2 ग्रुप को कुछ नहीं होगा, NO2 वैसे ही रहेगा। जो 5 पोजीशंस हैं उन 5 पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन पे SO3H आएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सल्फोनेशन बेसिकली आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। SO3H जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो ये डाउट मत रखना कि मैडम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कि मैडम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ये भी तो डाउट होता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो उस बारे में आप मत सोचो। इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, SO3H इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, SO3H इज योर इलेक्ट्रोफाइल। बट द क्वेश्चन इज कहाँ आएगा, तो इट विल डिपेंड कि जो ग्रुप आपने लगाया है उसका नेचर कैसा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, पूरी दुनिया जानती है ना, हम सब जानते हैं। तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका मतलब कौन सा चार्ज घूम रहा होगा, बोलो, पॉजिटिव। कहाँ घूम रहा होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। हम किसको भेज रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को भेज रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, रिच पोजीशन चाहिए। ऑर्थो पैरा रिच है कि मेटा रिच है, मैडम इस केस में मेटा रिच है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव घूम रहा है। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो SO3H ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। लेफ्ट और राइट, तुम्हें जो भी मेटा पसंद था, तुम दोनों मेटा में से ये चीज़ कहीं भी लगा सकते थे। इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। ये थिंकिंग आपको अपनी डेवलप करनी होगी। अच्छा, कोई रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ पे कभी ऑर्थो पे लग रहा है, कभी पैरा पे लग रहा है, कभी कहाँ लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता है कब कहाँ क्या लग रहा है, वो तुक्के में चलते हैं कि यार यहाँ लगा रहे तो यहाँ लगा दो। तुक्का नहीं मारना है। जैसे कि मान लेते हैं अभी यही NH2 ग्रुप होता, और मान लेते हैं मैं अगेन सल्फोनेशन करवा रही होती। सल्फोनेशन मतलब SO3H ग्रुप को अटैच करवाना, जो कि बेसिकली एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। बट NH2 +R है और -I देता है, और सब जानते हैं कि इसका जो +R है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब ओवरऑल नेट क्या बनने वाला है, नेट ये बनने वाला है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किए गए। अब मुझे बताओ, अगर हमने बेंजीन रिंग से एक ऐसा ग्रुप लगा के रखा है जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिलहाल अभी इस बात पे बहस मत करना कि मैडम ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। कई महान ऐसे भी हो सकते हैं ना जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ के रखी है, तो कई लोग ऐसा बोल सकते हैं ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आपने कैसे लिख दिया। तो अभी हम होगी कि नहीं होगी उस पॉसिबिलिटी पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि दो मतलब सेम सबस्ट्रेट है, सेम रिएजेंट है, बट सबस्ट्रेट का ग्रुप चेंज हो गया, तो ग्रुप चेंज होने से क्या फर्क पड़ा, राइट। हम वो चीज़ सीख रहे हैं। तो अभी होगी कि नहीं होगी इस पे बातचीत तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं बल्कि। तो जैसे कि जानते हो कि NH2 कैसा ग्रुप है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेंजीन रिंग पे क्या घुमाता है, वो बेंजीन रिंग पर निगेटिव चार्ज घुमाता है। कहाँ पे घुमाता है, पहला सवाल ये आना चाहिए। तो वो कहाँ पे घुमाता है, आप लोगों के ऑर्थो एंड पैरा पे घुमाता है। अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को रिच पोजीशन चाहिए। तो बताओ रिच कौन होगा, रिच ऑर्थोमेटा रिच होंगे कि पैरा, मतलब कौन रिच होगा। तो हमने जवाब दिया कि रिच होगा आप लोगों का ऑर्थो एंड
पैरा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे कौन घूम रहा है इस बार? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? रिचनेस होता है। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल ग्रुप है NH2 वो वैसे का वैसे ही रह गया है ना, और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे? उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कहाँ है? ढूंढो, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कहाँ है? उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों की ऑर्थो पोजीशन है एक तो ये, लेफ्ट और राइट आर इक्विवेलेंट, यहाँ SO3H लग जाएगा। अभी इस टॉपिक पे बिल्कुल बात मत करना कि अरे मैडम ये बल्कीनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, हो गया फिलहाल ये मान लो, और एक लग जाएगा उसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे। देखो सिर्फ आपके ग्रुप बदलने से प्रोडक्ट में चेंज आपको देखने को मिल गया। ठीक है, सिर्फ आप लोगों का एक ग्रुप बदलने से। इसीलिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे ओरिएंटेशन होने वाली है, आपको ये पता होना चाहिए, बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। खैर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, बाकी प्रैक्टिस तो आगे फ्यूचर में जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे ऑटोमेटिकली होती ही जाएगी। जैसे मान लो ये एक बेंजिंग रिंग है, रुको थोड़ी सुंदर बेंजिंग रिंग बनाने दो, बदसूरत दिख रही है। जैसे ये मैंने एक बेंजिंग रिंग बनाई, ठीक है, यहाँ पे NO2 दिया है, इससे कनेक्टेड है एक दूसरी बेंजिंग रिंग, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, इसको हम लोग Br2 डाल रहे हैं और FeBr3 डाल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, Br2 देखते बराबर कई लोगों के मन में लड्डू फूट जाता है कि अरे ये तो एडिशन रिएक्शन है ना, हमने एंटी एडिशन पढ़ा था, बट मैं पहली ही क्लास में बता चुकी हूँ बेंजिंग रिंग किसी भी प्रकार का कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। ठीक है, खैर तो मैडम फिर क्या करें? Br2 के साथ देखो क्या है, FeBr3, इसका मतलब समझ जाओ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम कैसे समझ जाएं? कल की क्लास से एक मैकेनिज्म सिखाऊंगी ना, तब ये दिखेगा तुमको, तब समझ जाना। ठीक है, ये आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द पॉइंट इज कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेसिकली होगा क्या, जैसे मैंने ऊपर बताया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? ब्रोमीन लग जाता है ना, ब्रोमीन, सॉरी सल्फोनेशन में SO3H लग जाता है, यहाँ पे Br2 ऐड कर रहे हैं मतलब ब्रोमीन लगेगा। ओके, दो बेंजिंग रिंग है, हाँ है। पहली बेंजिंग रिंग को देखो, दूसरी बेंजिंग रिंग को देखो, ये NO2 है, NO2 यानी कि -I -R, OCH3 यानी -I बहुत कम और बहुत सारा +R। अब जो +R वाले होते हैं, और वो भी तब जब इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम जानते हैं कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और -R वाले क्या, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। NO2 के रिस्पेक्ट में उसकी मेटा पोजीशन क्या है? NO2 के रिस्पेक्ट में उसकी मेटा पोजीशन क्या है? NO2 के आजू बाजू वाले विल बी नोन एज ऑर्थो, ऑर्थो के आजू बाजू वाले विल बी नोन एज मेटा। तो ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, मतलब यहाँ पर बेसिकली हो सकता है ब्रोमीन अटैच हो। अगर इस रिंग पे हुआ तो बाजू वाली रिंग को देखो, बाजू वाली रिंग कैसी है? OCH3 +R ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। OCH3 के आजू बाजू वाले आर नोन एज 2 ऑर्थो, ये 2 ऑर्थो हैं। और पैरा क्या है? पैरा ये है, अच्छा रुको, पैरा ये नहीं है, रुक मिनट, पैरा ये है, ये पैरा है। अब देखो, क्या दोनों ही रिंग पर ब्रोमीन जाके लगेगा? क्या नहीं, दोनों में से एक रिंग पे लगेगा। ऐसा कोई रूल मत बनाना कि दो में से एक पे लगता है। आपकी जो एक रिंग है वो एक्टिवेटिंग है क्योंकि उसको +R दे रही है, और जो आप लोगों की दूसरी रिंग है वो बेसिकली क्या है? माइनस कर रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो वो डीएक्टिवेटिंग है। लास्ट क्लास में ही मैंने तुमको बताया है कि हमको कैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए। तो ऐसे केस में जो रिंग डीएक्टिवेटिंग है वर्सेस जो रिंग एक्टिवेटिंग है, मतलब एक रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है वर्सेस दूसरे रिंग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से भी कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस नॉर्मल से भी कम वाले में क्यों जाएगा?
मतलब डेफिनेटली ब्रोमीन का जो अटैचमेंट होने वाला है वो राइट साइड होगा। अब राइट साइड में कहाँ होगा? राइट साइड में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। अच्छा अब देखो दोनों ऑर्थो सेम है, तुम कहीं भी अटैच करवा लो, ठीक है, दोनों ऑर्थो सेम है ऑलमोस्ट, कहीं भी अटैच करवा लो, लेकिन पैरा पे होगा क्या? नहीं, इस केस में पैरा पे अटैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरा के बाजू में देखो NO2 है, तो वो NO2 के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मे बी फैक्टर हो सकता है, इसीलिए वो नहीं होगा, या होगा भी तो माइनर क्वांटिटी में होगा। अब बचती है दो ऑर्थो, या तो यहाँ पे अपना ब्रोमीन लगाओ या तो यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ। अब मैं अगर बोलूँगी कि कहाँ पे अपना ब्रोमीन लगाओगे, तो देखो दोनों के बाजू में OCH3 है, बट इस वाले ऑर्थो के बाजू में एक बेंजीन रिंग का भी तो प्लेन आ रहा है, तो कहाँ पे ज़्यादा मतलब लेस क्राउडिंग कहाँ पर है, कहाँ ज़्यादा फैल के रह सकता है ब्रोमीन, क्योंकि एक तो ब्रोमीन का साइज भी तो बड़ा होता है ना। तो ऐसे केस में आपका जो NO2 है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और ये वाली रिंग वैसी की वैसी। यहाँ पे आप लोगों का OCH, एक मिनट गलत जगह दे दिया क्या? नहीं ठीक जगह दिया है, OCH3, और यहाँ पे क्या लग जाना है आप लोगों का ब्रोमीन। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। हो सकता माइनर भी बन रहा हो पैरा वगैरह पे, मेरे को से मेजर पूछा था तो मैं मेजर के रिस्पेक्ट में सोच रही थी कि मेजर कौन है। कि अगर मान के चलते हैं रिंग आप लोगों की डाई सब्स्टिट्यूटेड होती है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मान लो NO2 है। अच्छा मैं कोई रूल वगैरह नहीं लिखा रही हूँ, क्योंकि बिना रूल के ये चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। CH3 है यानी कि प्लस आई देता होगा, हाइपर कंजुगेशन देता होगा। NO2 है -I देता होगा, -R देता होगा। दो अलग नेचर के ग्रुप। मैं अभी यहाँ पे नाइट्रेशन करवा रही हूँ। नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप लगाना, ठीक है, जो कि हम कल सीखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब होता है NO2 ग्रुप को अटैच करवाना। द पॉइंट इज कि कहाँ पे अटैचमेंट करवाएंगे, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि कहाँ पे अटैचमेंट करवाएंगे। कोई बात नहीं, भूल जाओ एक बार के लिए कि CH3 के अलावा NO2 वहाँ पर है, जस्ट फॉरगेट इट। तो अगर CH3 एक इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग, एज वेल एज अटैक किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। यानी कि कहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल खुद को अटैच करवाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। अब बताओ CH3 के लिए ऑर्थो क्या है? CH3 के लिए उसकी ऑर्थो है एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, और दूसरा पैरा कौन है उसके लिए? उसके लिए पैरा था ये, बट ये तो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट वैसे भी नहीं आ सकता है ना, इस पे तो ऑलरेडी NO2 है। चलो कोई बात नहीं। अब भूल जाओ कि आपके क्वेश्चन में आपको CH3 दिया है, भूल जाओ। सोचो कि आपके क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या दिया है? NO2। NO2 कहाँ पे डायरेक्ट करता है? मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। अब NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा कौन है? भूल जाओ कि CH3 आपके पास है। NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा कहाँ है? मैं इस कलर से, ये हल्के लाइट पिंक कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, यही मेटा है NO2 के रिस्पेक्ट में। और NO2 के रिस्पेक्ट में ये भी देखो आप लोगों का मेटा है। तो इनडायरेक्टली CH3 भी उसी पोजीशन पे जा रहा है और NO2 भी उसी पोजीशन पे भेज रहा है NO2 को, नए वाले NO2 को। तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा कि आप लोगों की जो रिंग है वो वैसी की वैसी, उसके ऊपर CH3 वैसे का वैसी, उसके ऊपर NO2 वैसे का वैसी। अब जो नया वाला NO2 आ रहा है वो तुम्हें जहाँ लगाना है लगा दो, लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी, ये इस तरीके से। तो क्या करना है? सोचो कि एक है ही नहीं और जो है उसके रिस्पेक्ट में पोजीशंस लोकेट करो। सोचो कि दूसरा है ही नहीं और दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन लोकेट करो, और जिस पोजीशन को मैक्सिमम वोट मिल रहे हो उस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या कर दो? कंफर्म कर दो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं चीज़ों को इस तरीके से। अच्छा आगे और बातचीत करते हैं। मैडम हो सकता है कि वोट इक्वल मिल रहे हो, फिर क्या करेंगे? ऑप्शन से वर्कआउट करते हैं, देखते हैं क्या हम लोगों को अच्छी बात पता चलती है। क्वेश्चंस के वाया सीखो, ठीक है, रूल मत बनाओ, क्योंकि आप ज़्यादा रूल ऑर्गेनिक में याद नहीं रख सकते, है ना। मिनिमम दिमाग में अपना जोर डालो। जैसे OCH3 है, यहाँ पे मान लो CH3 है। अब जैसे तुम जानते हो कि ये भैया प्लस R देती है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये प्लस I देती है हाइपर कंजुगेशन, मतलब इनडायरेक्टली दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो OCH3 अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो खुद के नए वाले NO2 को
मैं नाइट्रेशन करवा रही हूँ, हाँ मैं हर केस में नाइट्रेशन करवाऊंगी, तो याद रखना मैंने नहीं भी लिखा है तो भी आप समझ जाना कि नाइट्रेशन होगा। अब बताओ, अब जो नया वाला NO2 है वो कहाँ आएगा? वो CH3 के रिस्पेक्ट में यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। CH3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो CH3 के रिस्पेक्ट में बोलो ऑर्थो कौन है? CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और एक ये ऑर्थो है। और CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा कौन है? CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा ये है। यानी कि दोनों के दोनों एक ही तरफ भेज रहे हैं NO2 को, एक ही तरफ, दोनों के दोनों एक ही तरफ भेज रहे हैं। किसको? आप लोगों के ग्रुप को। किसको? आप लोगों के नए वाले ग्रुप को। सो योर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? दो ऑर्थो हैं, दोनों ऑर्थो में से आप कहीं भी लगा लो, किसी भी एक ऑर्थो पे लगा लो। सो योर प्रोडक्ट वुड बी यहाँ पे वैसे का वैसी CH3। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाना है आप लोगों का NO2। और दूसरा प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा कि एक बार पैरा पे ही भी, क्योंकि वोट्स तो इक्वली गए ना। अच्छा, इससे मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो देखो एक्सपेरिमेंट्स के वाया ही खैर पता चलता है। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग कम से कम प्रोडक्ट तो लिख पाए। ये हो गया प्रोडक्ट, ये इस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो कि आपके पास बेंजीन रिंग है, ऊपर में OH लगा है, नीचे में CH3 लगा है। ये एक क्वेश्चन। मान के चलिए कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ OH लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है। अच्छा, इसमें भी मैं नाइट्रेशन ही करा रही हूँ। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा? आंसर बताना है फटफट फटफट, ठीक है। बताइए इस वाले का। 2 मिनट, इसको नीचे ले जाते हैं अच्छी जगह, यानी कि यहाँ। बताओ क्या हो जाएगा? ये OH क्या है? ये -I है बट स्ट्रॉन्ग +R देता है। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज आप लोगों का +I। अच्छा बताओ OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन है? क्योंकि ये ऑर्थो है, उसके रिस्पेक्ट में पैरा का है। पैरा तो यही है बट वो पैरा अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक है, तो पैरा पे तो जाने का तो सवाल होता ही नहीं है। CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो कहाँ है? CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और ये है। ओ माय गॉड, मतलब इस बार दोनों सेम जगह डायरेक्ट नहीं कर रहे, मतलब दोनों अलग अलग जगह पे NO2 को भेजना चाहते हैं। OH NO2 को अपने अकॉर्डिंग भेजना चाहती है और CH3 NO2 को अपने ऑर्थो पे भेजना चाहती है। तो क्या करें ऐसे में? अब दिक्कत है, अब दोनों में से डोमिनेटिंग कौन है, ताकतवर कौन है? जो ताकतवर होगा ना वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो सब पूरी दुनिया जानती है कि रेजोनेंस इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कंजुगेशन। तो ये आप लोगों का डोमिनेटिंग होगा, और अगर ये डोमिनेटिंग होगा तो OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो कौन है? OH के अकॉर्डिंग जो ऑर्थो होगी प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा। तो OH के अकॉर्डिंग बताइए ऑर्थो कौन सी जगह को कहते हैं? OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो इसको कहते हैं। तो या फिर लेफ्ट वाले को भी लिख सकते थे आप, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे डिसाइड करते हैं। अगर दोनों सेम तरफ ग्रुप्स को डायरेक्ट नहीं कर रही हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि डोमिनेटिंग कौन है। फिलहाल नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन किस तरीके से अलग है उस पर बातचीत करते हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो OH के लिए ये ऑर्थो है और OH के लिए ये पैरा है, यानी कि OH NO2 को ऑर्थो पे भी भेज सकता है, पैरा पे भी। CH3 के रिस्पेक्ट में देखूं अगर मैं तो CH3 के लिए ऑर्थो कौन है? CH3 के लिए ऑर्थो यही दोनों पोजीशंस हैं और CH3 के लिए पैरा भी वही वाली पोजीशन है। तो हो क्या रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। हाँ, खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो उसमें क्या हो जाता है कि आपका इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बताओ आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास अब कहीं पे भी भेजो, बात तो एक ही पड़ रही है ना। आप NO2 को कहीं भी भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए NO2 को आप यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी। तो ये हो गया आपका OH, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे आपका लग के आ गया NO2, है ना। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी देखो ये भी तो हो सकती है कि यहाँ पे आप लोगों का OH
यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आप लोगों का CH3। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, क्योंकि इस बार दोनों आपके ऑर्थो सेम नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑर्थो 2 OH के और CH3 के बीच में है और ये वाला ऑर्थो इस बार फ्री है। तो इस बार तीनों ही पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताइए कैसी है, डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा NO2, ये इस तरीके से हो सकता है, बराबर। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से मेजर किसको कहोगे? तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको मिनिमम कहाँ दिख रहा है, ये तो पूरा स्टेरिकली हिंडर्ड है। देखो OH भी है, CH3 भी है, उसी के बीच में NO2 भी है, सब बीच में ही खिचड़ी मच गई। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, है ना, ये अच्छा नहीं है, सबके बीच में ही वो घुस के बैठ गया है। ओके, ये वाला भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि CH3 और NO2 ऑलमोस्ट बल्की टाइप के ही हो गए। तो बेटर क्या होगा, ये वाला। सो देयरफॉर ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग हमारा क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से आपका काम हो रहा है, ठीक है। जब आपके पास 2 ऐसे ग्रुप हो जाएं जो उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहे हो, तो इस तरीके से डिसीजन लोगे, बराबर। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस के साथ अगर मूव करोगे तो हो सकता है कि आगे समझ ही ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बेंजीन रिंग उठा लो। इस बार हम सल्फोनेशन करते हैं। यू नो सल्फोनेशन क्या होता है ना, बराबर। हाँ, सल्फोनेशन में हम लोग SO3H ग्रुप को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, बराबर। सल्फोनेशन में हम किसको अटैच करते हैं, आपके SO3H ग्रुप को अटैच करते हैं। चलिए अब मान से O नेगेटिव हमने लगा दिया है और यहाँ पे मान के चलो Br लगा दिया है। अब बताओ क्या होगा। O नेगेटिव के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है +R से। ब्रोमीन ध्यान रखना रेजोनेंस नहीं करता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचता है -I से, और वो भी इसका डोमिनेटिंग बहुत अच्छा खासा होता है। तो अगर मैं O नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो O नेगेटिव के रिस्पेक्ट में आपकी क्योंकि वो डोनेटिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या होगी। देखो एक ऑर्थो पोजिशन तो उसकी ब्लॉक्ड है, अच्छा, दूसरी ऑर्थो पोजिशन ओपन है और पैरा पोजिशन ओपन है। अगर मैं ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो ब्रोमीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, वो तो मेटा पे भेजेगा ना लोगों को कि जाओ 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 मेटा के पास जाओ। तो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मेटा कौन है, ढूंढो। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मेटा कौन है, ब्रोमीन के बाजू वाले आर नोन एज ऑर्थो। ये जो मैं 2 रेड डॉट्स बना रही हूँ ना, ये ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, ठीक है। और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मेटा कौन होंगे, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में एक मेटा होगी ये और एक मेटा होगी ये। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मेटा ही मैंने क्यों ढूंढी। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में मैंने मेटा इसीलिए ढूंढी क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और विड्रॉ करने वाले उनको मेटा पोजिशंस पे डायरेक्ट करते हैं, है ना। विड्रॉ करने वाले उन्हें कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजिशंस पे। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की। कैसी, देखो दोनों को इक्वल वोट मिले। O नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो 2 ग्रीन पोजिशंस हमने मार्क की थी, ब्रोमीन के अकॉर्डिंग भी वही दोनों पोजिशंस रेड मार्क्ड हुई हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया आप लोगों का SO3H, बराबर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ ऊपर में O नेगेटिव, यहाँ पे Br और यहाँ पे SO3H। लेकिन इसमें से मेजर ऑब्वियसली हम इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा खुली जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं दिख रहा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ पर हम लोगों ने बातचीत की। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इस पर यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है। बताओ क्या हो जाएगा। इस पे मैं Br2 + FeBr3 डाल रही हूँ, यानी कि मैं इसका क्या करवा रही हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का ब्रोमिनेशन। अच्छा, CH3 तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग वाले ऑर्थो और पैरा पे जाते हैं। CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा कौन है, एक ऑर्थो ये राइट वाली थी जो अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक हो गई, एक ये है और एक आपकी ये है ना। अच्छा, और उसके बाद दूसरी वाली कौन है, NO2 कैसी है, विड्रॉइंग है का मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटा पे भेजेगी। तो NO2 के रिस्पेक्ट में ग्रीन कलर से मेटा पोजिशन को मार्क करो,
मेटा पोजिशन क्या होगी, एक मेटा पोजिशन NO2 की ये होगी और एक मेटा पोजिशन ये होगी। यानी कि अब जो ब्रोमीन आएगा वो ब्रोमीन कहाँ आएगा, क्योंकि देखो वोट दोनों को बराबर मिले हैं, दोनों को वोटिंग कैसी मिली है, बराबर। जहाँ पे रेड डॉट है वहीं पे मेरा ग्रीन टिक भी है, तो ब्रोमीन कहाँ आ सकता है, एक यहाँ भी आ सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बोलो यहाँ क्या बन सकती है कि ऊपर में CH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे ब्रोमीन। ये देखो ये भी तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी है फिर, बराबर इस तरीके से। तो खैर फिलहाल इस चीज़ को हम लोग यहाँ ओवर करते हैं, कल इसके थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं। कल और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि किस में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और साथ ही साथ में कल की ही क्लास में हम लोग ब्रोमिनेशन की मैकेनिज़्म को भी स्टडी कर लेंगे कि आखिर ब्रोमिनेशन की प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या है, सल्फोनेशन की मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म सबकी सेम है, द डिफरेंट पार्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।